मेरा नाम कविता है और मेरी जीवन यात्रा बहुत अनोखी रही है। मेरी शादी तब हुई जब मैं मात्र 18 साल की थी। उस समय मुझे जीवन के संघर्षों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने हर उतार चढ़ाव का सामना किया और सीखा कि संघर्ष और प्रेम से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। मेरी उम्र से काफी बड़े और बहुत ही अच्छे और जिम्मेदार व्यक्ति से मेरी शादी हुई थी। हमारे बीच का प्रेम बहुत गहरा था। हम दोनों ने मिलकर अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश की। 2 साल बाद हमें एक बेटा भी हुआ और मैं मां बन गई। उस समय मैं केवल 20 साल की थी और मेरा बेटा मेरे लिए किसी उपहार से कम नहीं था। मैंने उसे अपनी दुनिया मान लिया और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होता गया, मेरे पति और मुझे परिवार के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर एक दिन अचानक मेरे पति का निधन हो गया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सदमा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी दुनिया इस तरह से बदल जाएगी। मेरे सामने एक नया संघर्ष था। अब मुझे अपने बेटे के साथ जीवन बिताना था, लेकिन उसे जिम्मेदारी का कोई अनुभव नहीं था। उसने हमेशा अपने पिता के साए में जीवन जिया और कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उसे परिवार का बोझ उठाना पड़ेगा। मेरे पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे बेटे पर आ गई थी। मैंने उसे समझाया कि अब समय आ गया है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। यह सब उसके लिए नया और मुश्किल था। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था, केवल 3 कमरे थे और बाहर का आंगन भी बहुत छोटा था। घर में सिर्फ एक ही बाथरूम था और मेरी आदत थी कि मैं रोज नहाने जाती थी, लेकिन जब से मेरे पति इस दुनिया से चले गए हैं, नहाने के दौरान मुझे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैंने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम है, लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। अब मैं इससे काफी परेशान थी, लेकिन यह ऐसी बात थी जो मैं अपने बेटे रवि से भी नहीं कह सकती थी। रवि एक सुंदर और आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन उसने कभी मेहनत नहीं की थी। हालातों ने उसे मजबूर किया कि वह कड़ी मेहनत करे और इसी वजह से वह इन दिनों बहुत चिंतित रहने लगा था। एक रात वह मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, मम्मी, मैं बहुत चिंतित हूं। हम 2 लोग हैं, लेकिन अभी भी इतने सारे खर्चे हैं। पापा ने सब संभाला था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतना कठिन हो सकता है। शुक्र है कि घर हमारा अपना है। मैंने उसे समझाया, बेटा, घर हमारा है, लेकिन इस घर का रखवाला भी करना होगा। अगर समय पर देखभाल नहीं की तो यह भी खराब हो जाएगा। उसने सिर पकड़कर कहा, अब क्या करें? फिर उसने कहा, मेरे ख्याल से आप मेरी शादी करा दीजिए और दहेज के पैसे से हम घर की मरम्मत भी कर लेंगे और थोड़ा कारोबार भी कर लेंगे। जब मैंने उसकी यह बातें सुनी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उसे डांटते हुए कहा, मैंने तुझे कभी यह सब नहीं सिखाया है। दहेज मांगना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पिता ने भी कभी मेरे माता पिता से एक पैसा नहीं लिया था और जिसने भी तुझसे यह बातें की हैं वह मुझे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उसे आगे समझाया, किसी की बेटी को घर लाना कोई छोटी बात नहीं है। वह भी एक जीवित इंसान है, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। तुम्हारे पिता बहुत अच्छे इंसान थे और मैं चाहती हूं कि तुम उनसे भी अच्छे बनो। अगर तुम्हें कुछ करना है तो मेहनत करो और खुद ही कुछ हासिल करो। मेरे बेटे ने मेरी बातों को सुना, लेकिन वह दुखी हो गया। उसने कहा, मम्मी, खर्चे बहुत हैं। मैं तो बस आपसे अपने दिल की बात कर रहा था और आपने इतना लंबा भाषण दे दिया। ठीक है, मेरी अभी शादी मत कराओ। मैंने कहा, जब तक तुम्हारी पक्की नौकरी नहीं लग जाती मैं तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा। खेलना पड़ेगा। मैंने उससे पूछा, जुआ यह क्या कह रहे हो? उसने कहा, जुआ यानी कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का तरीका। मैंने उसे समझाया, इससे कुछ हासिल नहीं होता। इंसान को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। उसके जाने के बाद मैं अकेली बैठकर सोचती रही। अब मुझे न केवल अपने बेटे की चिंता थी, बल्कि बाथरूम में जो अजीब सा डर और भावना हो रही थी उसकी भी मुझे सच में अब शक होने लगा था कि क्या यह सब मेरा भ्रम है या इसके पीछे कोई सच्चाई है। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं यह बात रवि को बताऊंगी तो वह और ज्यादा परेशान हो जाएगा। पति के जाने के बाद से मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। घर की दीवारें जैसे मुझे घूर रही थीं और हर रात
जब मैं बिस्तर पर सोने जाती तो ऐसा लगता कि कोई मेरे पास है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, यह सब मेरे दिमाग का भ्रम है, लेकिन फिर भी डर मेरे दिल में गहरा बैठा था। अगले दिन सुबह मैंने सोचा कि मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। मैं अपने डर और चिंताओं को इस तरह नहीं छोड़ सकती थी। मैंने ठान लिया कि मैं अपने बेटे को सही रास्ता दिखाऊंगी और उसे मेहनत का महत्व समझाऊं। मैंने उसके खाने के साथ से बुलाया और कहा, रवि, मैं समझती हूं कि तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव है और यह सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन याद रखो, कोई भी बड़ी सफलता के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। 100% शॉर्टकट से कभी कुछ हासिल नहीं होता, और अगर होता भी है तो वह ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। मैंने उससे कहा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और मुझे पूरा यकीन है कि तुम सही रास्ता अपनाओगा, चाहे उसमें कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। उसने बस सिर हिला दिया और खाना खत्म किया। मुझे पता था कि उसे समय की जरूरत है, लेकिन मुझे भरोसा था कि एक दिन वह मेरी बात समझ जाएगा। शाम को जब मैं फिर बाथरूम में नहाने गई तो वही अजीब भावना हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। इस बार यह ज्यादा डरावना था, क्योंकि यह अब रोज का अनुभव बन चुका था। मुझे लगा कि अब इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। इसीलिए मैंने तय किया कि अब इस बारे में कुछ कर चाहिए। फिर मैंने बाथरूम के हर कोने में जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी मानसिक स्थिति का प्रभाव है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। अगले दिन मेरी बड़ी बहन से मिलने एक औरत आई, जिसने पहली बार मेरे बेटे को अपनी गोद में लिया था। जब वह पैदा हुआ था, वह एक दाई थी। उसने कहा, तू समझ क्यों नहीं रही है कि जिन लोगों के साथ तेरा बेटा बैठता है वे अच्छे लोग नहीं हैं। उसने मुझसे कहा, क्या तू जानती है कि उसके दोस्त ने क्या किया? मैंने उसे कहा, अगर तुम मुझे बताओगी तो शायद मैं समझ पाऊंगी। उसने कहा, मुझे लगता है कि तेरा बेटा भी वही सब कर रहा होगा। मैंने तुरंत पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तो उसने कहा, उसके कुछ दोस्तों ने एक लड़की के साथ। वह बोलती रही। तभी मुझे समझ में आया कि वह क्या कहना चाह रही थी। मैंने कहा, नहीं, यह गलत है, तुम झूठ बोल रही हो। उसने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? पूरा मोहल्ला यह जानता है। अच्छा हुआ कि अभी तक तेरे बेटे के बारे में कोई खबर नहीं आई है। मैंने कहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा, मैं भी रवि को जानती हूं, वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जब वह ऐसे बुरे लोगों के साथ रहेगा तो कल को वह भी ऐसा ही करेगा, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके दोस्त उसे दोषी ठहरा देंगे और खुद बच निकलेंगे। वे बहुत अमीर लोग हैं और हमारे जैसे गरीब लोग तो ऐसे मामलों में हमेशा फंस जाते हैं। उसकी बात बिल्कुल सही थी। अमीर लोग अक्सर बच जाते हैं और गरीब लोग पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। शायद इसी कारण से मेरा बेटा ऐसी बातें करने लगा था। वह अक्सर कहता था, मैं जुआ खेलूंगा। एक दिन सुबह सुबह मैं बाथरूम में नहाने गई तो मुझे लगा कि मेरे पास कोई खड़ा है। मेरे चेहरे पर साबुन लगा था। मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकती थी, लेकिन अचानक मुझे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पास में सांस ले रहा हो। मैं डर गई और जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आई। बाहर आकर मैंने देखा कि सामने मेरा बेटा खड़ा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भाग कर आया हो। मैंने उससे लगातार पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मम्मी, तुम परेशान लग रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझसे ज्यादा परे लग रहे हो। क्या हुआ? उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम ही बताओ क्या हुआ। मैं उसे क्या बताती? मैंने उससे पूछा, जब तू बाहर से आया था तो क्या तूने यहां से किसी को जाते हुए देखा? उसने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या मतलब है? अगर घर में कोई होता तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। मैंने उसे शांत किया और कहा, पहले पूरी बात तो सुन। मैंने उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन मैं शर्म महसूस कर रही थी। उसने कहा, मैं अभी अभी बाहर से आया हूं और यहां कोई नहीं था। अगर होता तो गली में आसपास कोई दिखता। मैं सोचने लगी कि अगर कोई नहीं था तो मुझे ऐसा अनुभव क्यों हुआ। यह क्या था? वह इतनी जल्दी भाग नहीं सकता था। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा ही एक और वाकया हुआ। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मेरा बेटा फिर से वहीं खड़ा था। यह हमारे लिए बहुत ही अजीब स्थिति थी। मुझे क्यों ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है, और फिर जैसे ही मैं बाहर आती, मेरा बेटा हमेशा मेरे सामने खड़ा होता था।
हमारे घर में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं था। क्या यह मेरा बेटा कर सकता है? एक दिन मेरी पड़ोसन आई और उसने कहा कि उसकी 20 साल की बेटी का वीडियो वायरल हो गया है। मैंने पूछा, कैसा वीडियो? उसने कहा, वही वीडियो जो इन दिनों वायरल हो रहा है और तहलका मचा रहा है। मैंने कहा, यह तो बहुत ही बुरा है। उसने कहा, तुझे पता है कि वीडियो किसने वायरल किया? यह सब सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि यह समाज किस दिशा में जा रहा है। उसने कहा कि रेखा का वीडियो उसके पति ने वायरल किया है। दोनों यानी रेखा और उसका पति इस मामले में शामिल है। उसने यह वीडियो लाखों रुपयों में बेचा है। वह कहता है कि कुछ दिनों बाद लोग इसे भूल जाएंगे और जब कोई पूछेगा तो कहेगा कि वह वीडियो फर्जी था। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुझे यह बात कैसे पता चली? उसने कहा, यह सब अब आम बात हो गई है। एक पति सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपने पत्नी का वीडियो वायरल कर रहा है। हाँ, हम नहीं जानते कि समाज किस दिशा में जा रहा है। हमें बस अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। उसकी भी एक युवा बेटी थी जिसका नाम पूजा था। वह चाहती थी कि पूजा की शादी मेरे बेटे रवि के साथ हो। पूजा भी मुझे बहुत पसंद थी। जब मैंने इस बारे में रवि से बात की तो उसने कहा, लड़की बुरी नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे यह पसंद नहीं है कि हमारे जैसे गरीब का अमीर परिवारों में शादी हो। मैंने उसे समझाया, इस तरह की बातें मत कर। फिर कहने लगा, गरीब के घर में गरीबों की बेटियां ही आती हैं। अमीरों की बेटियां गरीबों के घर में टिक नहीं पाती। मेरा बेटा कब इतना बदल गया, यह मैं समझ नहीं पाई। मैंने उससे कहा, पहले एक अच्छी नौकरी कर ले, फिर मैं तेरा विवाह पूजा से कर दूंगी। पर ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि पूजा भी अब युवा हो चुकी है और अब तेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए हैं। इसलिए अब तुझे ही सब कुछ देखना पड़ेगा। तब उसने कहा, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे एक काम मिला है जिसमें बहुत पैसे हैं, पर काम थोड़ा गलत है। मैंने उससे पूछा, गलत मतलब क्या है? ऐसा क्या काम है? और तू क्यों कह रहा है कि थोड़ा गलत है? गलत तो गलत होता है, थोड़ा गलत क्या होता है? मेरे बेटे ने कहा, मम्मी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें अफसोस होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यह कहकर वह चला गया, पर मैं सोचने लगी कि यह गलत रास्ते पर जा रहा है। उस रात सोने की कोशिश की, पर बेचैनी हो रही थी। रवि के बातों ने मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। रवि ही मेरा एकमात्र सहारा था और अब मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था। उसे सिखाया था कि जीवन में सफलता ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। पर अब ऐसा लगने लगा था कि वह मेरे शब्दों को भूलकर गलत रास्ते पर चलने लगा है। मेरे पति के जाने के बाद मैंने खुद को बहुत मजबूत बनाया था, पर अब रवि के बारे में सोचकर मेरा दिल कमजोर पड़ने लगा। क्या मैं रवि को सही रास्ते पर ला पाऊंगी? मेरे मन में बस यही सवाल घूमने लगा था। जब से मुझे पता चला कि रेखा के पति ने उसका वीडियो वायरल किया था, यह बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी अड़चन आई और फिर मैंने सोचा कि मेरे साथ भी कोई ऐसा कर सकता है। कोई मुझे बार बार देख रहा है और मेरा वीडियो बना रहा है और मुझे इसका पता भी नहीं। यह सोचकर ही मेरा दिल दुखने लगा। मैंने अपना पूरा जीवन अपने पति के साथ बहुत अच्छे से बिताया था। मैं एक शरीफ औरत थी और अब इस उम्र में अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता तो मैं क्या करती? अगर मेरे जवान बेटे को पता चल जाता कि यह सब कौन कर रहा है तो वह चुप नहीं रहता। यह सब सोचकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। मेरी उम्र अभी सिर्फ 36 साल थी और मेरा बेटा अभी अभी जवान हुआ था। मैं उसकी शादी कराना चाहती थी। एक बार जब मैं नहा रही थी तो मैंने बाथरूम में बारी के पास कपड़े रखे, लेकिन जब मैं बाहर आई तो कपड़े अपनी जगह से हटे हुए थे। आज मैं घबरा गई। मेरे साथ यह सब कर रहा था कौन? पर यह सोचने वाली बात भी थी कि किसी को यह कैसे पता चलता है कि मैं कब नहाने जाती हूं, क्योंकि मैं किसी एक समय पर तो नहाती नहीं थी। कभी सुबह, कभी दोपहर और कभी खाना बनाने के बाद नहाती थी। गर्मी के मौसम में तो मैं दिन में 2 बार नहाती थी क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती थी और मैं अपने मन को साफ और तरोताजा रखना पसंद करती थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने तय किया कि अब मैं अपने बेटे से इस बारे में बात करूंगी। मैंने उससे यह बात कभी नहीं कही थी, लेकिन अब मैंने उससे कहा, जब मैं नहाने जाती हूं तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है।
मुझे शक है कि यह किसी खिड़की या छत की रोशनदान की तरफ से हो रहा है। मैंने सोचा था कि यह सुनकर मेरा बेटा गुस्से में पागल हो जाएगा और कहेगा, कौन है यह, चल इसे ढूंढ निकालेंगे और उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं, आपने शायद गलती से देखा होगा, इसे छोड़ो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे हैरानी हुई कि उसने इस बात को इतनी हल्के में क्यों लिया। मुझे उससे बिल्कुल भी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वह अक्सर गुस्से वाला था और जब उसकी मां की बात आती तो वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता था। लेकिन इस बार वह बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शायद उसे परवाह ही नहीं है। उसकी इस प्रतिक्रिया के बाद मैंने फिर से यह बात न करने का फैसला किया और सोचा कि मैं खुद ही पता लगाऊंगी कि यह सब कौन कर रहा है। अगले दिन मैंने अपनी योजना के मुताबिक काम किया। मैं रोशनदान के पास खड़ी होकर यह देखने लगी कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं। फिर मैंने देखा कि वहां से शरीर का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें चौड़ी हो गई। वहां एक आदमी खड़ा था जो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसे कोई रोशनदान से निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और मैंने तुरंत खुद को छुपा लिया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरा शक सही था। कोई मेरी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अगले दिन मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे एक कैमरे वाला फोन चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ रिकॉर्ड करना है। उसके पास फोन था लेकिन मेरे पास नहीं था। उसने कहा, मैं तुझे एक दिन के लिए अपना फोन दे दूंगी, पर पहले बता कि बात क्या है। मैंने कहा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, तुझे बाद में बताऊंगी। मैंने अपनी दोस्त से फोन लिया और उसे ऐसी जगह पर रखा जहां से सही तरीके से रिकॉर्डिंग हो सके। फिर मैंने रिकॉर्डिंग चालू की, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो हैरान रह गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं हुई थी। शायद उसके फोन का कैमरा खराब था। फिर उसका फोन बजा और उसने कहा कि उसे फोन की जरूरत है। वह लड़कियों की शादियां करवाने का काम करती थी, इसलिए मैं उसे बार बार फोन के लिए नहीं कह सकती थी। मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस जगह को बंद करवा सकूं या बाथरूम कहीं और बना सकूं। हमारे घर की हालत पहले से ही खराब थी। मेरे पति के निधन के बाद मुझे पता चला कि उन पर बहुत कर्ज बाकी था, इसलिए धीरे धीरे लोग आकर मुझसे अपने पैसे मांगने लगे थे। मेरा बेटा का भी स्थायी नौकरी न होने के कारण वह कुछ कर नहीं पा रहा था। इन दिनों वह बहुत परेशान था। एक दिन फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसने कहा, आजकल लोग अपनी वीडियो से बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। और यह तो सिर्फ एक दिन की बात होती है, दूसरा वीडियो आते ही लोग पहले वाले को भूल जाते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा, अगर कोई पति पैसे कमाने के लिए अपनी पत्नी का वीडियो वायरल कर सकता है, तो क्या मेरा बेटा भी पैसे कमाने के लिए मेरा वीडियो वायरल नहीं कर सकता? अगर ऐसा नहीं था तो मेरा बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा था? उसके पास कोई खास काम नहीं था। एक समय वह कार के शोरूम में काम करता था, जिससे वह थोड़े पैसे कमा लेता था, लेकिन वह नौकरी स्थायी नहीं थी। जब उसने फोन काटा तो मैं तुरंत उसके पास गई और पूछा, तू किससे बात कर रहा था? कौन सा वीडियो बनाएगा और वायरल करेगा? क्या तू भी वही करने की सोच रहा है जो उस आदमी ने अपनी पत्नी का वीडियो वायरल करके किया था, मेरे बेटे को? मेरी बात सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने कहा, मम्मी आप क्या बात कर रही हो? आप कहाँ जा रही हो? इस बात को लेकर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, किस बारे में बात कर रहा था? आजकल हर जगह महिलाओं के वीडियो ही वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे या तो डांस कर रही होती हैं या कुछ और। मुझे सच सच बता, क्या तू भी कुछ गलत कर रहा है? अगर ऐसा है तो मैं तुझे जेल से भी छुड़वा लाऊंगी। यह सुनकर उसने गुस्से में जवाब दिया, मम्मी मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा जिससे मुझे जेल जाना पड़े? फिर मैंने उसे याद दिलाया, मैंने तुझसे कहा था ना, जब मैं नहाने जाती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। उसके बारे में तू क्या कर रहा है? पहले तो उसने हंसते हुए इसे टाल दिया और कहा, मुझे लगता है कि आपको वहम हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, और अगर ऐसा हो रहा हो तो तू क्या करेगा? तुझे यह सब हटाना चाहिए और तुझे शर्म आनी चाहिए। पहले उधार के पैसे लेकर बाथरूम की स्काईलाइट बंद करवा। स्काईलाइट इतनी बड़ी है कि कोई व्यक्ति यहां से कूद भी सकता है। जब तेरे पिताजी ने बाथरूम बनवाया था तब ऐसा जमाना नहीं था कि इन सब बातों का ख्याल रखना पड़े। मैंने सोचा था कि यह सब सुनकर मेरा बेटा गुस्से में आ जाएगा और कुछ करेगा, लेकिन वह शांत बैठा रहा। उसने तो एक अजीब बात कह दी, अगर आपको लगता है कि बाथरूम में जाते वक्त कोई आपको देख रहा है तो आप बाथरूम में मत जाओ। मैंने इस बात को बहुत सोचा और अब समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। इस घर में और कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपने बेटे पर नजर रखनी शुरू कर दी। बाहर से कोई अनजान व्यक्ति घर में नहीं आता था, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ कि अचानक ऐसा क्या हो गया है। पहले उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन अब वह बिल्कुल सामान्य हो गया था। दूसरी तरफ पूजा की मां बार बार कह रही थी कि उसकी बेटी मेरे बेटे को पसंद करती है। वह चाहती थी कि मैं उससे कहूं कि वह कोई अच्छी नौकरी ढूंढे ताकि वे सगाई कर सके, लेकिन मुझे लग रहा था कि इन दिनों मेरा बेटा किस दिशा में जा रहा है यह मैं समझ नहीं पा रही थी। पूजा भी पागल थी, जिसे रवि से प्यार हो गया था। एक दिन जब मैं नहाकर बाहर आई तो रवि का फोन उसके कमरे में पड़ा हुआ था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने सोचा क्यों ना उसका फोन चेक करूं और देखूं कि इसमें क्या है। रवि मेरा बेटा था और उसका फोन चेक करने का मुझे अधिकार था। इसीलिए मैंने फोन उठाया और खोलकर देखा तो उसमें एक वीडियो था। वह वीडियो बाथरूम का था और उसमें जो हो रहा था वह साफ दिख रहा था। यह देखकर मेरे पैरों तले न खिसक गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरी हालत विचित्र हो गई। मैं यह देखने के लिए फोन फिर से चेक करने लगी कि कहीं और कोई वीडियो तो नहीं है, लेकिन वहां बस एक ही वीडियो था। जब मैं वह वीडियो देख रही थी तभी अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बेटा खड़ा था। उसने देखा कि उसका फोन मेरे हाथ में था और मैं वह वीडियो देख रही थी। यह सब देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों में डर की परछाई दिखाई दी। मेरी आंखों में भी एक सवाल था जिसे पूछने लगी और जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अपने बेटे की ओर देखा, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा, यह सब कैसे और क्यों किया? अब उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसके हाथ पैर गुस्से से कांपने लगे। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने वही दिन किया था जब आपने मुझसे कहा था कि कोई आपको छुपकर देख रहा है। आप क्या सोचती हैं? जब आपने कहा था कि कोई आपको देख रहा है तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुझे पता था कि मेरा गुस्सा आपको परेशान करेगा और आप वैसे भी चली जाएंगी, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। फिर उसने कहा, मैंने पहले स्काईलाइट पर एक छोटा कैमरा लगाया था जिसका मुंह बाहर की ओर था, इसलिए मैं बाहर के दृश्य को देख रहा था और उसी कैमरे से मुझे पता चला कि वह लड़का हमारे इलाके का ही था, जो गली में खड़ा होकर वहां के हालात पर नजर रख रहा था। जब उसे पानी गिरने की आवाज सुनाई देती थी तो उसे समझ में आता था कि कोई अंदर नहाने गया है और फिर वह अंदर झांकने की कोशिश करता था। उसका नाम और घर का पता भी पता कर लिया है। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं उसके घर जाकर उसे गोली मार दूं, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने समझाया कि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसके पास तुम्हारी मां के कुछ वीडियो हैं जिन्हें वह वायरल कर सकता है, इसीलिए मुझे सबसे पहले वह वीडियो हटवा होगा। जब आपने मेरी बात सुनी थी मैं उसी दोस्त से बात कर रहा था। हमने कुछ लोगों से बात की और तय किया कि हम उसे रंगेत पकड़ेंगे। हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि उसे लगेगा कोई बाथरूम में नहा रहा है और जैसे ही वह अंदर झांकने की कोशिश करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। मां, मैं तुमसे ज्यादा गुस्से में हूं और परेशान भी हूं, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ना आसान नहीं होता। उसे ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि फिर कोई भी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। क्या तुम्हें पता है कि हमारे पड़ोस की एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ था? सभी ने उसके पति पर आरोप लगाया था, लेकिन असल में उस इलाके के ही एक लड़के ने यह काम किया था। वह लड़का बहुत बुरा था और उसने इलाके की कई लड़कियों को परेशान किया था। उन लड़कियों ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा।
इस बार उसने हद कर दी। मैं उस लड़के से बहुत गुस्से में था, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैंने अपने बेटे के बारे में गलत धारणाएं बना ली थी। मुझे लगने लगा कि मेरा अपना बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, हालांकि उसने ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन अंदर से मैं बहुत दुखी थी। हम सब जानते हैं कि समाज किस दिशा में जा रहा है, लेकिन मुझे अपने बेटे पर गर्व था। आखिरकार मेरे बेटे ने योजना बनाई, और जब वह बदमाश लड़का स्काईलाइट की ओर देख रहा था तो मेरे बेटे ने उसे पकड़ लिया। आसपास के लोगों ने भी उसे देखा था, और फिर सबने मिलकर उसकी पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसका मोबाइल और बाकी सबूत मिल गए, लेकिन बाद में पता चला कि उसमें कोई वीडियो नहीं था। हालांकि उसने कई अन्य लड़कियों के भी वीडियो बनाए थे। पुलिस ने कहा कि उसके खिलाफ कई केस दर्ज किए जा सकते हैं। एफआईआर दर्ज करवा दो और हम इस मामले की तहकीकात करेंगे। इस घटना के बाद हमने बाथरूम की स्काईलाइट भी बंद करवा दी। मेरे बेटे को भी नौकरी मिल गई और हमने उसका विवाह पूजा से करवाने का निर्णय लिया। दोनों की सगाई हो चुकी थी और अब शादी होने वाली थी, लेकिन अभी भी जब उस समय की बातें याद आती हैं तो मुझे गुस्सा आता है। ये सब मेरी उस दोस्त की वजह से हुआ जो इलाके के लोगों से बातें करती थी, और अब उसकी बेटी मेरे घर की बहू बनने जा रही थी। लेकिन उसकी बेटी अपनी माँ जैसी नहीं है। मेरी दोस्त बुरी नहीं है, हाँ, लेकिन उसकी हरकतें मुझे सही नहीं लगी। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसने मेरे मन में कई नकारात्मक बातें डाल दी थी, जिससे मैंने अपने बेटे के बारे में गलत सोचना शुरू कर दिया। कैसे भूल गई कि मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। अब जब पूजा और रवि की शादी का दिन नजदीक आ रहा था, तो रवि और पूजा की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। घर में हर कोई उत्साहित था, लेकिन मेरे मन के एक कोने में उस घटना की यादें बार बार लौट आती थी। शादी की तारीख नजदीक थी और मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि मैं उस घटना को पीछे छोड़ दूंगी, लेकिन कभी कभी उन पलों की यादें दिल को कचोट थीं। शादी वाले दिन पूरा घर सजा हुआ था। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी सभी आए हुए थे। पूजा बेहद खूबसूरत लग रही थी और रवि की आंखों में खुशी और प्यार साफ दिखा दे रहा था। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई, मैं एक पल के लिए पीछे हटकर उन दोनों को देख रही थी। तभी मेरे मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरी दोस्त पूजा की माँ मेरे पास आई और धीरे धीरे बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे नाखुश हो, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं सिर्फ तुम्हारी तरह अपनी बेटी की सुरक्षा चाहती थी। मैंने उसकी बात सुनी और महसूस किया कि शायद मैं भी कहीं ना कहीं गलत फहमी का शिकार हुई थी। मैंने उसे देखा और कहा, मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया, बस परिस्थितियां ऐसी थीं कि मैं खुद उलझ गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब यह सब पीछे छोड़ दो। हम दोनों की संतानें अब एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं, हमें भी उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि शायद अब समय आ गया है कि मैं भी अपनी पुरानी चिंताओं को भुलाकर आगे बढ़ूं। फिर मैंने उसे गले लगाया और कहा, तुम सही कह रही हो, अब हमारा काम सिर्फ अपने बच्चों को खुश देखना है। शादी की रस्में पूरी हो गई। रवि और पूजा ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। मेरे दिल में अब सुकून था। मैंने अपनी आंखों में नमी महसूस की, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। शादी के बाद जब पूजा हमारे घर आई तो वह मेरे पास आई और बोली, माँ, अब हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है। मैं आपका विश्वास और प्यार चाहती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे आपने रवि को दिया है। फिर मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरी बेटी हो पूजा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस पल मैंने महसूस किया कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज समझदारी और विश्वास होती है। जो कुछ भी हुआ वह अब हमारे पीछे था और हमें अब भविष्य में एक नई शुरुआत करनी थी। समय बीतता गया और हमारे घर में खुशियों का माहौल बना रहा। मैंने अपने मन की शंकाओं और डर को भुलाकर एक नई शुरुआत की। जीवन में आई हर मुश्किल ने मुझे सिखाया कि रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। अब रवि और पूजा का रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता गया और हमारे परिवार में प्यार और एकता हमेशा के लिए बनी रही। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।